हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में मस्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं रेगुलेशन नंबर 2 का जेड एफ का डिफिनेशन, जिसमें था होल रोड, यानी कि इसको बोलते हैं ढुलाई पथ। तो देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या कहा जा रहा है। होल रोड का अर्थ है ऐसा रास्ता या सड़क जिसको अंग्रेजी में बोला जाएगा पैसेज और रोड, जिसका रख रखाव यानी कि मेंटेन एवं प्रयोग यानी कि यूज ओपनकास्ट माइन को चलाने के संबंध में माइन बाउंड्री के अंदर मशीनरी यानी कि एच के आने जाने के लिए किया जाता है, उसे कहा जाता है होल रोड। तो इसका मतलब है कि होल रोड ऐसा रोड होता है या ऐसा सड़क होता है जिसका रख रखाव यानी कि मेंटेन, उसका यूज ओपन कास्ट को चलाने के लिए, यानी कि ओपन कास्ट में जो रोड होता है उसी को कहा जाता है होल रोड। यहाँ दिया हुआ है माइन बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, यानी कि वह माइन बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। और इसमें मशीनरी यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी, इसको आने जाने के लिए बनाया जाता है। और इसका जो ग्रेडियंट होगा वह नॉट मोर देन 1/16, यानी कि 1/16 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को यह क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड MCQ देखते हैं। होल रोड रिलेटेड है ओपन कास्ट से, बिलो ग्राउंड से, सरफेस से, ऑल ऑफ देम या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन कास्ट से। अगला MCQ है ओपन कास्ट माइन में होलेज रोडवे कहाँ बनाए जाते हैं? आउटसाइड द माइन बाउंड्री, इनसाइड द माइन बाउंड्री, अलोंग द पब्लिक रोड या बोथ A एंड B। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनसाइड द माइन बाउंड्री, यानी माइन बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। अगला प्रश्न है होल रोड प्रयोग किया जाता है, होल रोड कहाँ प्रयोग किया जाता है? वर्कर के आवागमन के लिए, मशीनरी के आवागमन के लिए, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मशीनरी का आवागमन के लिए। अब अगला है डिफिनेशन हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी यानी कि HEMM। तो HEMM का अर्थ है ऐसी मशीनरी जिसका उपयोग ओपन कास्ट माइन में डिगिंग, ड्रिलिंग, ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग, रीपिंग, डोजिंग, ग्रेडिंग, एक्सेवेटिंग, लोडिंग या मिनरल्स यानी कि ओवरबर्डन, मिनरल्स भी हो सकता है या ओवरबर्डन ट्रांसपोर्टिंग के लिए किया जाता है। नोट में दिया हुआ है हैंडल ड्रिल, हैंड हेल्ड ड्रिल्स एवं 50 डाया तक ड्रिल होल करने वाली ड्रिल मशीन को छोड़कर। इसका मतलब है कि HEMM का अर्थ है वह एक ऐसा मशीनरी होता है जो ओपन कास्ट में यूज होता है। किसके किसके लिए? तो डिगिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, ड्रेजिंग के लिए, हाइड्रोलिकिंग के लिए, रिपिंग के लिए, डोजिंग के लिए, ग्रेडिंग के लिए, एक्सेवेटिंग के लिए, लोडिंग के लिए और मिनरल्स और ओवरबर्डन का ट्रांसपोर्टिंग के लिए। और इसमें इंक्लूड कौन कौन मशीन होगा? तो ये सब हो गया। और यहाँ दिया हुआ है हैंड हेल्ड ड्रिल एवं 50 डाया तक ड्रिल होल करने वाली मशीन को छोड़कर, यानी कि जो भी हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन होता है और 50 से जो भी डाया का कम होल करता है उस सब को छोड़ देना है। अब देखते हैं कि डिगिंग में क्या हो जाएगा। तो डिगिंग यानी कि खुदाई करने वाला तो सोवेल हो गया। ड्रिलिंग, तो ड्रिलिंग किस में करते हैं? तो ब्लास्ट होल ड्रिल मशीन जो होता है उससे करते हैं। ड्रेजिंग, तो ड्रेजिंग मशीन, dredging mining in the process of floating equipment to extract mineral deposit such as gold and diamond from underwater। तो इसका मतलब है कि इसमें जो ड्रेडिंग होता है वह एक माइनिंग का प्रोसेस है जो फ्लोटिंग इक्विपमेंट, मानी ये इसका मतलब होता है कि पानी में तैर कर वह मिनरल डिपॉजिट तक को या गोल्ड
या फिर डायमंड होगा जो अंडर वाटर में होगा, पानी के अंदर होगा, उसको यह छानने का काम करेगा। अगला है हाइड्रोलिकिंग। हाइड्रोलिकिंग में कौन आएगा? वाटर जेट प्रेशर थ्रू मशीन हाइड्रोलिक माइनिंग, यानी कि यह हाइड्रोलिक माइनिंग में यूज होने वाला होगा। रीपिंग, रीपिंग से क्या होगा? रीपर, रीपर हो जाएगा। रीपर किसको कहेंगे? जो रफ करता है या फिर उबड़ खाबड़ कर देता है उसको कहेंगे रीपर। उसके बाद डोजिंग, डोजिंग में कौन आएगा? तो आएगा डोजर। उसके बाद अगला है ड्रेजिंग। ड्रेजिंग कौन आएगा? ग्रेडिंग हो जाएगा। अब ग्रेडिंग में क्या होगा कि इसमें समतल बनाने वाला मशीन जो होता है वह होए। उसके बाद एक्सेवेटिंग, एक्सेवेटिंग में होगा सोवेल या BWE यानी कि बकेट व्हील एक्सेवेटर, ये हो जाएगा। उसके बाद लोडिंग, लोडिंग में कौन हो जाएगा? तो सोवल होगा या फिर पे लोडर होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग में कौन होगा? तो डंपर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में HEMM स्टैंड फॉर, इस प्रकार से पूछी जा सकती है कि HEMM का मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी। अगला प्रश्न है HEMM का यूज किस माइंस में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन कास्ट माइंस में। अगला प्रश्न है इनमें से किस ड्रिल मशीन को HEMM में काउंट नहीं किया जाएगा? 50 mm से कम होल डाया करने वाला, 50 mm तक होल डाया करने वाला, 50 mm से अधिक होल डाया करने वाला या 100 mm से कम होल डाया करने वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 mm तक होल डाया करने वाला को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब अगला है टॉपिक इंक्लाइन। इसको हिंदी में कहा जाता है आनती या फिर सीढ़ी मुहान। इंक्लाइन माइनिंग होता है, एक शाफ्ट माइनिंग होता है अंडरग्राउंड के केस में। तो इसका देखते हैं कि क्या कहा जाता है, इसका डिफिनेशन क्या है। तो इंक्लाइन का अर्थ है ढालू रास्ता या सड़क, यानी कि इंक्लाइन पैसेज और रोडवे, चाहे वह सरफेस पर हो या फिर बिलो ग्राउंड पर हो। तो इसका मतलब है कि इंक्लाइन का अर्थ जो हो जाता है वह रास्ता है जो ढालू रास्ता है, उससे रिलेटेड है, और यह सरफेस पर हो या फिर बिलो ग्राउंड पर हो। तो यहाँ सरफेस बोलने का मतलब है कि जब अंडरग्राउंड के लिए जो इंक्लाइन बनाते हैं तो मान के चलिए कि यहाँ से स्टार्ट होता है माइंस में एंट्री करने का, तो इससे पहले भी जो इंक्लाइन बनाया जाता है हॉलेज के लिए, ये हो गया सरफेस में, यह तो सरफेस में बना होता है तो यह सरफेस इंक्लाइन हो गया, और यह बिलो ग्राउंड में होता है इसलिए यह बिलो ग्राउंड इंक्लाइन हो गया। तो इसीलिए दोनों में आएगा। तो इससे रिलेटेड प्रश्न है इंक्लाइन कहाँ बनाया जा सकता है? सरफेस पर, बिलो ग्राउंड पर, बोथ पर, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ, यानी कि सरफेस पर और बिलो ग्राउंड पर, दोनों जगह। अगला टॉपिक है इंट्रिंसिकली सेफ, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे आंतरिक रूप से सुरक्षित। अब इसको क्या कहते हैं? इंट्रिंसिकली सेफ किसे कहते हैं तो देखते हैं। तो CMR में दिया हुआ है इंट्रिंसिकली सेफ का अर्थ वही होगा जो CEAR 2010/2023 में परिभाषित है। बस इतना ही दिया हुआ है। लिखने हैं इंट्रिंसिकली सेफ इलेक्ट्रिक एपरेटस या सर्किट में अप्लाई होता है जिसमें नॉर्मल वर्किंग के दौरान होने वाली किसी स्पार्किंग या इनफ्लेमेबल गैस या वेपर में एक्सप्लोजन होने की संभावना नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है इंट्रिंसिकली सेफ जो होता है यह एक इलेक्ट्रिक एपरेटस है या सर्किट है में अप्लाई होने वाला है जो नॉर्मल वर्किंग के दौरान होने वाली किसी स्पार्किंग या फिर इनफ्लेमेबल गैस या वेपर एक्सप्लोजन होने की संभावना नहीं होती है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ नहीं होती है लिखा हुआ है, मतलब कि आग लगा नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल में कौन कौन सा हो जाएगा? जैसे कि सिग्नलिंग वायर, टेलीफोन वायर, एक्सप्लोडर, ETC हो जाता है। और इसमें वोल्टेज कितना होता है? तो यहाँ नीचे देख सकते हैं वोल्टेज होता है नॉट मोर देन 30 वोल्ट, यानी कि 30 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड MCQ है
कितना वोल्ट के बिजली वाली सर्किट को इंट्रिंसिकली सेफ माना जाएगा? 50 वोल्ट वाली सर्किट, 30 वोल्ट से अधिक वाली सर्किट, 30 वोल्ट या उससे अधिक वाली सर्किट, या 30 वोल्ट या उससे कम वाली सर्किट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 30 वोल्ट या उससे कम वाली सर्किट। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इंट्रिंसिकली सेफ नहीं है? यानी कि सिग्नलिंग वायर, टेलीफोन वायर, फ्लेम सेफ्टी लैंप, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्लेम सेफ्टी लैंप। फ्लेम सेफ्टी लैंप जो होता है वह इंट्रिंसिकली सेफ नहीं होता है। अब अगला टॉपिक है इनसेट। इनसेट अब किसे कहा जाएगा? तो इनसेट का अर्थ है शाफ्ट के अंदर पीट टॉप एवं पीट बॉटम के बीच उतरने का स्थान, यानी कि लैंडिंग या प्लेटफॉर्म, और इससे की गई कोई एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई भी इंक्लूड है। तो इनसेट किसको कहेंगे? तो इनसेट उसको कहेंगे जो शाफ्ट के अंदर पीट टॉप या पीट बॉटम के बीच उतरने का स्थान जिसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी कहा जाएगा। तो इसमें से की गई एक्सकेवेशन यानी कि कोई खुदाई भी हो सकती है या शामिल है। तो देखते हैं फिगर में कि क्या है। तो ये देख सकते हैं, ये है आपका शाफ्ट, और यहाँ से उतर के यहाँ पे एक गैलरी चलाया गया है, मतलब कि यहाँ से एक है, एक ये है, एक ये है। तो तीनों में यहाँ तो पिट टॉप हो जाएगा, और ये सब जो तीनों हैं ये सब हो जाएगा इनसेट, और लास्ट वाला जो रहता है वो होता है पीट बॉटम। इसी प्रकार से इंक्लाइन के केस में भी देख सकते हैं कि यहाँ से इंक्लाइन आया है ऐसे, उसके बाद यहाँ से एक लेबल चला है, यहाँ भी एक लेबल चला है, इसमें भी लेबल चला है, इसमें भी लेबल चला है, और यहाँ तक है, लास्ट यहाँ तक है, तो इसको बोलेंगे पीट बॉटम। और जो बीच में जो चलाया जाता है उसको कहेंगे लेबल यानी कि इनसेट। तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके एमसीक्यू कैसा पूछा जाता है। तो इसमें है इनसेट शब्द किससे रिलेटेड है? तो इनसेट किससे रिलेटेड है? शाफ्ट से, एडिट से, इंक्लाइन से, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाफ्ट से। यदि इसमें दिया होता कि शाफ्ट और इंक्लाइन दोनों से तो दोनों हो जाता, लेकिन इसमें आप लोग जो भी सही कीजिएगा, शाफ्ट भी दे सकते हैं या फिर इंक्लाइन भी दे सकते हैं, दोनों सही होगा। तो अगला प्रश्न है, शाफ्ट में इंसेट हो सकता है तो कहाँ हो सकता है? शाफ्ट के पीट टॉप एवं पीट बॉटम के बीच कोई लैंडिंग, शाफ्ट के पीट टॉप एवं पीट बॉटम के बीच कोई प्लेटफॉर्म, शाफ्ट के पीट टॉप एवं पीट बॉटम के बीच की गई एक्सकेवेशन, या इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अब अगला टॉपिक है मशीनरी। अब मशीनरी किसे कहा जाएगा? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसका डिफिनेशन में कि कोई भी ऐसा अरेंजमेंट या डिवाइस जो काम को आसान कर देता है उसे मशीन कहते हैं। मशीन हो गया कि जो ऐसा अरेंजमेंट है या फिर डिवाइस है जो काम को आसान करता है उसे मशीन कहते हैं। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है मशीनरी मीन्स एनी लोकोमोटिव और एनी स्टेशनरी और पोर्टेबल इंजन, एयर कंप्रेसर, बॉयलर और स्टीम अपरेटस विच इज और, यानी कि इसका मतलब हुआ कि कोई भी लोकोमोटिव हो सकता है, एनी स्टेशनरी और पोर्टल इंजन हो सकता है, इंजन भी हो सकता है, या एयर कंप्रेसर हो सकता है, बॉयलर हो सकता है, या यहाँ और दिया हुआ है इसका मतलब हुआ या एनी सच इक्विपमेंट यूज्ड और कटिंग, ड्रिलिंग, लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विच इज और। इसका मतलब हुआ कि कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है जो कटिंग करता हो, ड्रिलिंग करता हो, या फिर लोडिंग करता हो, या फिर ट्रांसपोर्ट करता हो मटेरियल का, ये सब हो सकता है। या अगला है एनी सच apparatus, appliances or combination of appliances intended for developing
स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग, कन्वर्टिंग और यूटिलाइजिंग एनर्जी विच इज और। यानी कि इसका मतलब हो गया कि कोई भी apparatus हो सकता है जो कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस हो सकता है, जो डेवलपिंग करे, स्टोरिंग करे, ट्रांसमिटिंग करे या फिर कन्वर्टिंग और यूटिलाइज एनर्जी और कन्वर्ट करे एनर्जी को, मतलब कि दूसरे फॉर्म में, वह हो गया। या फिर अगला पॉइंट में एनी सच apparatus, appliances or combination of appliances, if any power is developed, stored, transmitted, converted to utilize their by is used intended of use in connection with mining operation। यानी कि ये सब जो पॉइंट दिया हुआ है, डेवलपिंग, स्टोरिंग, ट्रांसमिटेड, कन्वर्ट, यूटिलाइज, देयर यूज्ड, ये सब में हो सकता है जो माइनिंग ऑपरेशन में यूज किया जाता है, वह हो गया। तो आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इससे एमसीक्यू कौन सा पूछा जा रहा है, किस प्रकार पूछी जाएगी, इनमें से कौन मशीनरी नहीं है, सोवेल, लोकोमोटिव, ट्रांसफॉर्मर या नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। क्यों हो जाएगा नन ऑफ दीज? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि मशीनरी नहीं है, तो सोवेल तो एक मशीनरी है, लोकोमोटिव भी मशीनरी है और ट्रांसफॉर्मर भी एक मशीनरी है। तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं बोला है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है मैनेजर। मैनेजर यानी कि इसको हिंदी में कहा जाएगा प्रबंधक। तो प्रबंधक किसे कहा जाएगा, यानी कि मैनेजर किसे कहा जाएगा? तो इसका मैनेजर का अर्थ है मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर, वह व्यक्ति जिसे ओनर एजेंट ने किसी माइंस के मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एवं डायरेक्शन के लिए सेक्शन 17 या फिर रेगुलेशन 27 के अधीन अपॉइंट किया हो। अब इसका मतलब हो गया मैनेजर जो होगा वह मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए और यह ओनर एजेंट ने किसी माइंस के मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन या डायरेक्शन के लिए रेगुलेशन 27 के अधीन अपॉइंट किया होना चाहिए, तो उसे कहा जाएगा मैनेजर। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखते हैं कि देखिए पहला है एमसीक्यू इससे रिलेटेड कि सीएमआर 2017 के किस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मैनेजर अपॉइंट किया जाता है? रेगुलेशन 27, सॉरी रेगुलेशन 37, रेगुलेशन 15, रेगुलेशन 17 या फिर रेगुलेशन 27। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रेगुलेशन 27 और सेक्शन 17। आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मैनेजर का अपॉइंटमेंट कौन करता है? एजेंट, ओनर, बोथ या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ, यानी कि एजेंट और मैनेजर, ओनर दोनों। अगला टॉपिक है मैन्युफैक्चरर, जिसको हिंदी में कहा जाता है निर्माता। तो मैन्युफैक्चरर का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति हो सकता है, एन इंडिविजुअल, व्यक्तियों का समूह हो सकता है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, या कंपनी या इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था, जो कोल माइंस में उपयोग के लिए मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, अप्लायंसेस या सब्सटेंस यानी कि पदार्थ का निर्माण करता हो, उसे कहा जाएगा मैन्युफैक्चरर। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैन्युफैक्चरर एक आदमी भी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह यानी कि समूह भी में भी हो सकता है, या फिर कोई कंपनी हो सकता है, या फिर इंस्टीट्यूशन यानी कि कोई संस्था हो सकता है, जो कोल माइंस में उपयोग के लिए मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, अप्लायंसेस या सब्सटेंस का निर्माण करता हो, उसे कहा जाएगा मैन्युफैक्चरर यानी कि निर्माता। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू है इनमें से कौन मैन्युफैक्चरर के अंदर नहीं आता है? आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नहीं पे जहाँ रहता है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि वहीं पे आपका आंसर गलत हो सकता है। यदि नहीं को यदि नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ इसमें है कि इनमें से कौन मैन्युफैक्चरर के अंदर नहीं आता है? तो कौन? एसोसिएशन, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, सब कॉन्ट्रैक्टर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4,
सब कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि एसोसिएशन तो होता है, कंपनी भी होता है, इंस्टीट्यूशन भी होता है, और सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता है मैन्युफैक्चरर के अंदर, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वह काम को आसान करना या फिर खुद से करना, वही होता है कॉन्ट्रैक्टर, और सब कॉन्ट्रैक्टर उसी के अंदर आता है, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा सब कॉन्ट्रैक्टर। अगला टॉपिक है मटेरियल। अब मटेरियल को हिंदी में कहते हैं सामग्री या फिर माल, यानी कि सामान। तो इसका अर्थ, सामग्री का अर्थ है ऐसा पदार्थ जिसका उपयोग किसी चीज को बनाने या करने के लिए किया जा सकता है, जिसमें कोयला यानी कि कोल, पत्थर यानी कि स्टोन, मलबा यानी कि डेब्रिस या कोई अन्य सामग्री शामिल हो। तो इसका मतलब है, मटेरियल का मतलब है कि कोई जिसका उपयोग किसी चीज को बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें से कोयला हो सकता है, पत्थर हो सकता है, मलबा हो सकता है या कोई अन्य सामग्री हो सकता है। तब आगे देखते हैं कि इससे रिलेटेड किस प्रकार से एमसीक्यू पूछी जाएगी। मटेरियल में क्या इंक्लूड है? अब क्या इंक्लूड है पूछा जा रहा है, तो कोल है, डेब्रिज है, स्टोन है या ऑल ऑफ देम। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ देम, क्योंकि अभी इसका डिफिनेशन में पढ़े कि कोल भी है, डेब्रिज भी है और स्टोन भी है। अब अगला टॉपिक है माइन यानी कि खान। अब माइन किसे कहते हैं? तो माइन का अर्थ है एनी एक्सकेवेशन, अर्थात कोई भी एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई जहां मिनरल्स की तलाश या प्राप्ति, इंग्लिश में इसको बोलेंगे सर्चिंग और ऑब्टेनिंग, या फिर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन के लिए कोई ऑपरेशन चलाई गई हो या चलाई जा रही हो, और जो माइंस बाउंड्री के अंदर हो। तो इसका मतलब हुआ कि माइंस का अर्थ है कि कोई एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई करना, मिनरल्स की तलाश करना यानी कि मिनरल्स अभी खोज रहे हैं या फिर उसको प्राप्त हो गया है, यदि कि खोज लिए हैं कि अब वहाँ पे मिनरल्स है तो इसको तो खुदाई करेंगे वहाँ से। तो यह सर्चिंग या ऑब्टेनिंग, यानी कि इसको बोल सकते हैं एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन के लिए कोई भी ऑपरेशन चलाई जा रही है, और वह माइन बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं माइन बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। अब इसमें बोला गया है इनमें ऑल बोरिंग, ऑल बोरहोल, ऑल शाफ्ट, ऑल ओपन कास्ट वर्किंग, ऑल एडिट, ऑल प्रोटेक्टिव वर्क, ऑल वर्कशॉप, ऑल पावर हाउस आर इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब हुआ कि ये सब जो भी पॉइंट दिया हुआ है कि बोरिंग, बोरहोल, शाफ्ट, ओपन कास्ट वर्किंग, एडिट या प्रोटेक्टिव वर्क कहने का मतलब है कि वहाँ पे, अब मान के चलिए कि कहीं पे रूफ फॉल हो रहा है, अंडरग्राउंड के केस में ले रहे हैं कि कोई गैलरी है जिसमें यहाँ पे रूफ फॉल हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसके आगे ही फेंसिंग कर देंगे, तो यह क्या कहलाएगा कि प्रोटेक्टिव वर्क कहलाएगा। उसके बाद ऑल और वर्कशॉप, ऑल पावर हाउस, ये सब सभी इंक्लूड है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू किस प्रकार से पूछे जाने की संभावना है कि माइंड में क्या इंक्लूड नहीं है। वर्कशॉप, बोरहोल, पावर स्टेशन, ऑल ऑफ देम या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 5। क्यों? अब क्यों होगा? क्योंकि यहाँ के क्या कहा गया है कि इंक्लूड नहीं है। तो इंक्लूड नहीं है तो वर्कशॉप तो इंक्लूड है, बोरहोल भी इंक्लूड है, पावर स्टेशन भी इंक्लूड है, और ये सभी इंक्लूड है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। अब अगला टॉपिक है मिस फायरर। तो मिस फायर किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन हुआ कि किसी भी शॉट होल या ब्लास्ट होल में भरे गए सब बारूद का आवाज़ न होना मिस फायर कहलाता है। तो मिस फायर क्या है कि मिस फायर सभी शॉट होल यानी कि ब्लास्ट होल जिसमें बारूद तो भरा गया है लेकिन पूरा बारूद का ब्लास्ट न होना ही मिस फायर कहलाता है। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखते हैं कि देख सकते हैं दिया हुआ है कि डैश पहले दिया हुआ है, उसके बाद मीन्स द फेलियर टू एक्सप्लोड ऑफ एन इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव
इन ए शॉट होल और ब्लास्ट होल। तो इसमें मिस फायर होगा, सॉकेट होगा, बोथ ए एंड बी होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिस फायर। यहाँ एक पॉइंट आया है कि शॉट होल, कि शॉट होल किसे कहा जाता है? तो शॉट होल उसे कहा जाता है जब जब बारूद को ब्लास्ट होल यानी कि होल ड्रिल होल करने के बाद उसमें बारूद को डालते हैं और उसको ब्लास्ट करते हैं। तो ब्लास्ट तो होता है कि नहीं ये पता कैसे चलेगा? कि मान के चलते हैं कि जो गोला माटी डालते हैं बारूद डालने के बाद वह या तो निकल गया हो या फिर जो होल है वह होल की तरह ही दिखता हो, तो उसे ही सॉकेट कहा जाता है। यानी कि होल को मतलब कि होल ब्लास्ट नहीं हुआ है, ठीक है। बारूद तो सब हो सकता है कि सब वहाँ से जल गया होगा, यानी कि ब्लास्ट तो हुआ लेकिन मटेरियल वहाँ से नहीं प्राप्त हुआ और वह खाली मतलब कि छेदा सिर्फ दिख रहा है, तो उसे ही सॉकेट कहेंगे। अब अगला टॉपिक है मंथ। तो आप मंथ किसे यानी कि महीना किसे कहेंगे? तो मंथ का अर्थ है एक कैलेंडर मंथ। यानी कि जनवरी में हो गया, जनवरी में कितना दिनों का होता है? 31 दिन का, तो यह एक कैलेंडर मंथ हुआ। फरवरी में कितना दिन का होता है? या तो 28 दिन का या तो 29 दिन का, तो यह भी एक कैलेंडर मंथ हुआ। जैसे कि मार्च हो गया, मार्च में कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का होता है, तो यह भी एक कैलेंडर मंथ हो गया। अब अगला टॉपिक है कि ऑफिशियल यानी कि पदाधिकारी। तो ऑफिशियल का अर्थ है वह व्यक्ति जो माइंस या उसके किसी भाग में सुपरविजन की ड्यूटी करने के लिए ओनर, एजेंट या मैनेजर के द्वारा लिखित रूप से अपॉइंट किया हो, और इसमें असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, सैम्पलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, ओवरमैन, सरदार, इंजीनियर और सर्वेयर ईटीसी भी शामिल है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि ऑफिशियल का अर्थ है वह व्यक्ति जो माइंस में किसी भाग को सुपरविजन की ड्यूटी करता हो। यानी कि सुपरविजन बोलने का मतलब है कि देख रेख की ड्यूटी करता हो और ओनर, एजेंट और मैनेजर द्वारा लिखित रूप से अपॉइंट किया गया हो। अब इसके अंतर्गत कौन आता है? तो यहाँ पे दिया हुआ है असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, सैम्पलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, ओवरमैन, सरदार, इंजीनियर और सर्वेयर भी शामिल है। ये सब हो गया। तो अब देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन ऑफिशियल एंड कॉम्पिटेंट पर्सन, मतलब कि ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन के बीच का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे है प्रत्येक ऑफिशियल एक कॉम्पिटेंट पर्सन होगा, परंतु प्रत्येक कॉम्पिटेंट पर्सन एक ऑफिशियल नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि जितने भी ऑफिशियल होते हैं वह एक कॉम्पिटेंट पर्सन तो होगा ही, लेकिन जितने कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं वह एक ऑफिशियल नहीं भी हो सकता है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू है कि ऑफिशियल को अपॉइंट कौन करता है? ओनर, एजेंट, मैनेजर, ओनर, एजेंट और मैनेजर, या ओनर, एजेंट और मैनेजर। यहाँ टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ है ओनर में, उसके बाद यहाँ कोमा इस सब के बीच होगा, तो यहाँ आप लोग सुधार लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ओनर, एजेंट और मैनेजर। और इसलिए होगा क्योंकि या है, ठीक है, और एंड का मतलब होता है और, यानी कि ओनर, एजेंट एंड मैनेजर का बोलने का मतलब है कि तीनों, और इसमें ओनर, एजेंट और बोलने का मतलब है कि या तो ओनर हो सकता है, या तो एजेंट हो सकता है, या तो मैनेजर हो सकता है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला एमसीक्यू है कि ऑफिशियल को किस काम के लिए अपॉइंट किया जाता है? सुपरविजन के लिए, कंट्रोल एंड सुपरविजन के लिए, मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड सुपरविजन के लिए, या मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सुपरविजन के लिए, क्योंकि अभी डिफिनेशन पढ़े तो उसमें सिर्फ सुपरविजन के लिए ही बोला गया था। अगला एमसीक्यू है कि इनमें से कौन से पद यानी कि पोस्ट वाले व्यक्ति ऑफिशियल में नहीं आते हैं? कौन सा पोस्ट जो है ऑफिशियल में नहीं आते हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं आते हैं, ठीक है। ओवरमैन, सर्वेयर, माइनिंग सरदार,
या फिर शॉट फायरर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 शॉट फायरर, क्योंकि शॉट फायरर जो होता है वह केवल कॉम्पिटेंट पर्सन है, ना कि ऑफिशियल। उसके बाद ये ओवरमैन, सर्वेयर और माइनिंग सरदार जो होते हैं वह कॉम्पिटेंट पर्सन के साथ साथ ऑफिशियल भी होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबका काम क्या क्या है। अभी जो सुपरविजन आया था, तो सुपरविजन का मतलब क्या होगा, ये सब क्यों देखते हैं, ये सबका काम देखते हैं। ठीक है, मैनेजर, मैनेजर का काम क्या होता है, मैनेजमेंट करना, कंट्रोल करना, सुपरविजन करना और डायरेक्शन देना। असिस्टेंट मैनेजर का भी सेम काम होता है, मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन देना। उसके बाद ओवरमैन, ओवरमैन का क्या काम होता है, सुपरविजन एंड कंट्रोल करना। और सरदार का भी काम होता है सुपरविजन करना और कंट्रोल करना। और शॉट फायरर जो होता है उसका काम होता है सुपरविजन करना और परफॉर्म द वर्क, वह खुद से करेगा भी। ठीक है, ये हो गया सबका काम। अब मैनेजमेंट, मैनेजमेंट किसको बोलेंगे, तो मैनेज करना। अब मैनेज किसको करेगा, मैन पावर को करेगा, या फिर जो मटेरियल है उसको मैनेज करेगा। कंट्रोल करेगा तो मैन पावर को कंट्रोल करेगा, कि मतलब अपने अंडर में सभी को काम करवाएगा। सुपरविजन करेगा यानी कि देखभाल करेगा, या डायरेक्शन देगा यानी कि डायरेक्शन देगा कि ये करना है, किसको ये करना है, किसको क्या करना है, ये सब डायरेक्शन देगा। आई होप कि आप लोग को समझ गया होंगे कि ओवरमैन को देखते हैं कि सुपरविजन और कंट्रोल करना होता है, यानी कि देखभाल करेंगे और उस सबको काम बांटेंगे कि इसको इधर काम करना है, इसको यहाँ काम करना है। सेम सरदार का भी हो जाएगा। और शॉट फायरर का होता है केवल सुपरविजन करेंगे यानी कि देखभाल करेंगे, और परफॉर्म द वर्क यानी कि खुद काम भी करेंगे। अब अगला टॉपिक है कि ऑन सेटर, ऑन सेटर किसको कहेंगे, तो ऑन सेटर का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे किसी इनसेट या पीठ बॉटम पर सामान और औजार यानी कि पर्सन, मटेरियल एंड टूल्स की रेजिंग एंड लोअरिंग की देख रेख के लिए घंटी यानी कि सिग्नल देने के लिए अपॉइंट किया हो, उसे कहा जाएगा ऑन सेटर। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इनसेट और पीठ बॉटम यानी कि ये है एक आपका शाफ्ट, इसमें दो यहाँ पे सीम है। ठीक है, तो जो सरफेस पे जो रहता है पीठ टॉप, उसको कहा जाता है, जो टॉप पर रहता है उसको कहा जाता है बैंक्समैन। और जो इनसेट पर और पीठ, इनसेट पर और पीठ बॉटम पे जो रहता है उसको कहा जाता है ऑन सेटर, ऑन सेटर कहा जाता है। तो यहाँ ऑन सेटर का काम बताया गया है कि पर्सन और मटेरियल्स या टूल्स की रेजिंग एंड लोअरिंग, यानी कि रेजिंग बोलने का मतलब है कि ऊपर करना, और लोअरिंग का हो गया नीचे करना। तो पहले ऊपर करेगा, ठीक है, उसके बाद वह नीचे करेगा। और बैंक्समैन का जो काम रहता है वह पहले नीचे करता है, उसके बाद ऊपर करता है, क्योंकि ऊपर में रहता है तो पहले नीचे भेजेगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा। तो यह हो गया बैंक्समैन का काम, और ये हो गया ऑन सेटर का काम। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सिग्नल कैसे मिलता है उसको। ऑन सेटर जो होता है वह तो इनसेट पे या फिर पीठ बॉटम में रहता है, तो वह किसको सिग्नल देगा, तो वह बैंक्समैन को सिग्नल देता है। और जो बैंक्समैन होता है वह इंजन, इंजन मैन या इंजन ऑपरेटर को सिग्नल देता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यह काम दोहराते रहता है। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यू है, इनमें से किस प्लेस पर ऑन सेटर को अपॉइंट किया जाता है, टॉप ऑफ द शाफ्ट, टॉप ऑफ द इंक्लाइन, इंसेट और पीट बॉटम, या टॉप ऑफ द शाफ्ट और इंक्लाइन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इंसेट और पीट बॉटम। अगला प्रश्न है, ऑनसेटर का अर्थ है वह व्यक्ति जो पर्सन, मटेरियल एंड टूल्स को डेस दिया हुआ है के कार्य के देख रेख के लिए एवं घंटी देने के लिए रखा गया हो। तो किस लिए रखा गया हो, लोअरिंग एंड रेजिंग के लिए, रेजिंग एंड लोअरिंग के लिए, लोअरिंग और रेजिंग के लिए, या फिर रेजिंग और लोअरिंग के लिए। एंड का मतलब समझिए कि लोअरिंग और रेजिंग दोनों के लिए, एंड जहाँ रहेगा वहाँ दोनों के लिए होगा। जैसे यहाँ पे है लोअरिंग एंड रेजिंग, यहाँ रेजिंग एंड लोअरिंग यानी कि दोनों काम, रेजिंग भी होगा लोअरिंग भी होगा। और यहाँ पे और दिया हुआ है, ये सब में और है मतलब कि या फिर
या तो लोअरिंग होगा या तो रेजिंग होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि रेजिंग एंड लोअरिंग के लिए, क्योंकि इसका डेफिनेशन में अभी पढ़े थे कि रेजिंग के लिए और लोअरिंग के लिए होगा। तब अगला टॉपिक है कि ओवरमैन। तो ओवरमैन अब क्या है कि ओवरमैन का अर्थ है मैनेजर सर्टिफिकेट या ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर वह व्यक्ति जिसे मैनेजर ने किसी माइंस या उसके किसी भाग के सुपरविजन कंट्रोल की ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए किसी भी पदनाम यानी कि डेजिग्नेशन या तो पोस्ट से लिखित रूप से अपॉइंट किया हो और वह सरदार से सुपीरियर पोस्ट का होता है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ओवरमैन जो होता है वह मैनेजर सर्टिफिकेट या ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए और वह मैनेजर ने किसी माइंस के किसी भी भाग पर सुपरविजन या कंट्रोल यानी कि देख रेख करने के लिए या तो कंट्रोल करने के लिए ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए किसी भी पदनाम यानी कि पोस्ट से लिखित रूप में अपॉइंट किया हो और वह जो होगा ओवरमैन जो होगा वह सरदार से सुपीरियर पोस्ट का होता है। तो इससे रिलेटेड अब एमसीक्यू देखते हैं कि किस प्रकार से पूछी जाती है कि ओवरमैन को कौन अपॉइंट करता है? मैनेजर, एजेंट, ओनर, ओनर एजेंट और मैनेजर या ओनर। यहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ओनर में यहाँ डब्लू छूट गया है और यहाँ कोमा भी होगा और गलती फिर और में और होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैनेजर। ओवरमैन को कौन अपॉइंट करता है? मैनेजर करता है। अब अगला प्रश्न है इनमें से किस टाइप के सर्टिफिकेट वाले व्यक्ति को अगर ओवरमैन में अपॉइंट में किया जा सकता है तो किसको अपॉइंट किया जा सकता है? मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर, ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर, सरदार सर्टिफिकेट होल्डर या फिर बोथ ए एंड बी यानी कि मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर और ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी। या तो मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए या तो ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है ओवरमैन को किस काम के लिए अपॉइंट किया जाता है? सुपरविजन और कंट्रोल, सुपरविजन, मैनेजमेंट या कंट्रोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपरविजन और कंट्रोल। यानी कि या तो सुपरविजन के लिए हो सकता है या तो कंट्रोल के लिए हो सकता है। अगला प्रश्न है इनमें से किस टाइप के सर्टिफिकेट वाले व्यक्ति को ओवरमैन में अपॉइंट किया जा सकता है? तो ये लगता है कि रिपीट हो गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी, मैनेजर सर्टिफिकेट और ओवरमैन सर्टिफिकेट। दोनों में से कोई भी रहेगा तो चलेगा। अब अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा ऑफिशियल ओवरमैन के ठीक लोअर पोस्ट में आता है? ओवरमैन के ठीक लोअर पोस्ट में कौन आता है? शॉट फायरर, सरदार, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर या बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार। जो सरदार होते हैं वह ओवरमैन के ठीक लोअर पोस्ट का होता है। और शॉट फायरर क्या होता है? शॉट फायरर जो होता है वह सरदार से ठीक लोअर पोस्ट का होता है। तो आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। अब अगला प्रश्न है एमसीक्यू कि ओवरमैन क्या है? कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑफिशियल, बोथ या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ। कॉम्पिटेंट पर्सन भी और ऑफिशियल भी दोनों हो जाते हैं। अब अगला टॉपिक है परमिटेड एक्सप्लोसिव, जिसको हिंदी में कहा जाता है अनुमोदित बारूद। यानी कि अब इसका अर्थ हो गया परमिटेड एक्सप्लोसिव का अर्थ है ऐसा एक्सप्लोसिव जो ऐसी कंपनी द्वारा बनाया गया हो और ऐसी प्रकार का है जिसे चीफ इंस्पेक्टर समय समय पर जनरल और स्पेशल ऑर्डर में प्रकाशित करे। तो इसका मतलब हो गया कि जो परमिटेड एक्सप्लोसिव होता है वह ऐसा एक कंपनी द्वारा बनाया गया होता है जो चीफ इंस्पेक्टर उसको समय समय पर जनरल या स्पेशल ऑर्डर से प्रकाशित करे। अब इसका एग्जाम्पल में क्या होगा? परमिटेड एक्सप्लोसिव का जो टाइप है वह P1, P2, P3, P4 और P5 है। P का अर्थ हो गया परमिटेड एक्सप्लोसिव, ठीक है। तो अंडरग्राउंड के लिए सबसे बेस्ट कौन सा माना जाता है? तो P3 और P5 यह जो होता है अंडरग्राउंड के लिए बेस्ट माना जाता है। इससे रिलेटेड एमसीक्यू है कि किसके जनरल और स्पेशल ऑर्डर में प्रकाशित किए बिना अंडरग्राउंड माइंस में एक्सप्लोसिव को यूज नहीं किया जाएगा? तो
सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल इंस्पेक्टर, चीफ इंस्पेक्टर या फिर मैनेजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चीफ इंस्पेक्टर, क्योंकि अभी जो डेफिनेशन पढ़े तो उसमें आया था। अब अगला टॉपिक है पाइपलाइन। तो यह टॉपिक अब अगला वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाने से भी अच्छा नहीं है। यदि यहाँ तक पढ़ाने में यदि आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हुई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि वहाँ से आप लोगों का जो प्रॉब्लम है, जो डाउट है, उसको सॉल्व कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।